मैं बुलाना चाहूँगी प्रोफेसर चिन्मय डेका जी को। आप आएँ और अपनी बात को संक्षिप्त रूप में व्यक्त करें। धन्यवाद। मंच में विराजमान आज के विशिष्ट अतिथिगण, मेरा विषय था पूर्वोत्तर भारत में हिंदी। हालांकि इसके बारे में मैडम अनुजा मैम और सर ने त्रिपुरा के बारे में बोल ही चुके हैं। एक बात है कि पूर्वोत्तर में कभी भी हिंदी का विरोध नहीं हुआ, और पूर्वोत्तर में हिंदी का प्रचार कितना हुआ ये शायद भारत के दूसरे प्रांत के लोग नहीं जानते। एक बहुत दुख की बात है कि बहुत सारे लोग पूर्वोत्तर के अगर 8 राज्य हैं उसके बारे में भी नहीं पता है, और पूर्वोत्तर में हिंदी कितना प्रचार हुआ है वो तो अलग बात है, बहुत लोगों को नहीं पता है। पूर्वोत्तर का तो ज़्यादा संपर्क मतलब भारत के दूसरे प्रांत से इसीलिए शायद कम रहा कि भारत के दूसरे प्रांत मतलब पूर्वोत्तर के बारे में बहुत कम जानते हैं। पूर्वोत्तर कल सर रहे थे, वो थाईलैंड से सर रहे थे। मैं जैसे बोला कि सर मैं असम से हूँ, वो तो असम का बहुत अच्छा से जानकारी रखते हैं। तो ये बात है कि थाईलैंड का लोग असम से ज़्यादा मतलब वो है, असम के बारे में ज़्यादा जानते हैं। तो हम मैडम से भी कल बात किए थे, रुखसाना मैम थे। मैम को जैसे ही बोला कि मैं असम का हूँ, मैम को असम के बारे में बहुत अच्छे से पता है। असम का भूपेन हजारिका जितना बाकी जगह में वो है उससे ज़्यादा बांग्लादेश में पॉपुलर है। तो पूर्वोत्तर का संपर्क यहाँ से ज़्यादा रहा। जहाँ तक हिंदी का बात है, हिंदी यहाँ में आज बहुत ही विकसित रूप में फैल रही है। मैं खुद शिलोंग से हूँ, मैं शिलोंग में मास्टर डिग्री किया, सर जानते हैं मुझे। तो आज मैं शिलोंग में लेडिकिन कॉलेज में हिंदी पढ़ा रहा हूँ, और ये गर्व की बात है कि वहाँ में हिंदी की पढ़ाई हम हिंदी में ही कराते हैं। दूसरे प्रांतीय भाषा की सहारा कम लेते हैं। पहले लेते थे, कोई अगर हिंदी में अगर जटिल शब्द होता है उसको हम हिंदी से अंग्रेजी या असमी या खासी में बोल देते हैं, बाकी हिंदी में ही पढ़ाते हैं। इसलिए यह है कि वहाँ में प्रांतीय भाषा जो है, पूर्वोत्तर में बहुत सारे प्रांतीय भाषा है। असम में असमिया है, बोरो है, मेघालय में खासी है। इन भाषाओं के साथ जोड़कर हिंदी आगे बढ़ रहा है। ये बहुत अच्छी बात है कि हिंदी का विकास हो रहा है और हिंदी पूर्वोत्तर के बाकी भाषाओं को लेकर चल रहा है, ताकि एक कनेक्टिविटी हो रहा है। और जहाँ तक बात है हिंदी का संघर्ष के बाद, पूर्वोत्तर में एक संघर्ष करने की कोई ज़रूरत पड़ा ही नहीं हिंदी को, क्योंकि राजनीतिक तौर पे पूर्वोत्तर में मेघालय हो, असम हो, त्रिपुरा हो, उतना विरोध का सामना नहीं हुआ जितना तमिलनाडु में हुआ। ये बात है कि मैं खुद जब चेन्नई गया था, वहाँ में जब हिंदी बोला था, कभी कभी कुछ लोग विरोध करते हैं, लेकिन शिलोंग में या गुवाहाटी में जाने से लगा कि हम उत्तर प्रदेश में हैं। वहाँ पे हिंदी, बांग्ला, असम या तीनों बोली एक साथ बोला जाता है, और सब हिंदी जुड़ने का काम कर रहा है। सबसे ज़्यादा संघर्ष तो बांग्ला लोगों ने किया। हम हिंदी प्रेमी को इससे सबक लेने की जरूरत है। बांग्ला लोगों ने जितना संघर्ष किया, एक अलग कंट्री बन गया, सिर्फ भाषा के आधार पर एक कंट्री बन गया। ये गर्व की बात है। भाषा को लेकर बंगाली लोगों ने संघर्ष किया और आज बांग्लादेश बन गया, जिससे हम सबक देने की जरूरत कि अगर इतना संघर्ष वो लोग कर सकते हैं, हमें तो कोई ज़रूरत पड़ा ही नहीं हिंदी वाले को। और आज भी बांग्ला लोग बंगाली में बोलते हैं, लेकिन हम जब भी कोई हिंदी का पता चाहते हैं, हम हिंदी में बोलना थोड़ा शर्म महसूस करते हैं कि हिंदी में बोलने से कहीं मेरा कद छोटा ना हो जाए। लेकिन जितने भी बांग्ला लोग हैं, चाहे वो यहाँ का मुख्यमंत्री हो, बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर हो, ऐसा नहीं कि वो अंग्रेजी नहीं जानते। अंग्रेजी के बहुत बड़े पंडित है, ममता दीदी या शेख हसीना जी, लेकिन बांग्ला में बात करते हैं। हम लेकिन हिंदी में बात करने से थोड़ा शर्मा जाते हैं। ये गलत बात है। और पूर्वोत्तर में जहाँ तक बात है, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, टाइम की पाबंदी है। पूर्वोत्तर में हिंदी इसलिए आज फैल रहा है कि हिंदी कनेक्टिविटी जो कनेक्ट कर रहा है, पूर्वोत्तर के एक भाषा को दूसरे के साथ कनेक्ट कर रहा है। और लास्ट में एक बात मतलब बोलना चाहता हूँ कि पूर्वोत्तर में एक ऐसा राज्य है अरुणाचल प्रदेश, बहुत लोग कम जानते हैं। बहुत सारे लोग ये भी जानते हैं कि अरुणाचल कई फॉरेन कंट्री ना की है जैसे सोचते हैं, लेकिन अरुणाचल प्रदेश ऐसा स्टेट है जहां में विधानसभा में, असेंबली में हिंदी बोला जाता है, वहां में बातचीत हिंदी में होता है। ये बहुत लोग नहीं जानते हैं। और कल किसी ने बोले थे कि भाषा के बारे में, जो बांग्ला, मणिपुरी, ऐसा असमी कोई भाषा नहीं है, भाषा है असमिया। असमी कोई भाषा नहीं है, असमिया है। और असमिया का लिपि बांग्ला से बहुत मिलती जुलती है, जिसके कारण हिंदी से हमारा संपर्क ज़्यादा हो गया है। और लास्ट में मुझे बोलने के लिए सभी को धन्यवाद। सर को नामन शैलेंद्र सिंह, मैं खुद नेहरू से हूँ, सर को पहले से जानता हूँ। तो बहुत अच्छा लगा ये संगोष्ठी में आकर। एक बार फिर सबको धन्यवाद। जय हिंद। और जब कोलकाता में है तो जय बांग्ला बोलना ही चाहिए। धन्यवाद। बिल्कुल सही बात है कि सारी भाषाएं
एक दूसरे के सहयोग से ही फलेंगी फूलेंगी। अब मैं बुलाना चाहूँगी डॉक्टर चुकी भूटिया जी को। डॉक्टर चुकी भूटिया, आप आएँ और अपनी बात को संक्षेप में रखें। और आपके बाद मैं बुलाना चाहूँगी श्रीमती हीरा बाला दास जी को। आप कृपया तैयार रहें। सम्मानीय मंच, सभागार में उपस्थित सभी विद्वानों को मेरा सादर नमन। मेरे विशेष आग्रह के बाद मुझे ये अवसर मिला है। मेरी छोटी सी भूल हो गई थी कि जब रजिस्ट्रेशन का फॉर्म भरा गया था तो मैंने कहा था कि आपके द्वारा प्रदान की गई जो एकोमोडेशन की जो फैसिलिटी है उसे हम नहीं स्वीकारेंगे क्योंकि मेरे साथ मेरे परिवार हैं। लेकिन उन्होंने हमारी बात का अन्यथा ले लिया और हमें मंच का अधिकार नहीं दिया, परंतु फिर भी एक बार पुनः मौका दिया, उसके लिए हम सबके बहुत आभारी हैं, विशेषकर आयोजक समिति का। मेरा विषय है, मैं सिक्किम से हूँ, इसीलिए मैं सिक्किम में हिंदी की जो स्थिति है उसी पर बात करना चाहती हूँ। सिक्किम में हिंदी की स्थिति पर बात करने से पहले हमें ये समझना होगा कि सिक्किम की जो भाषाई परिदृश्य है उसकी स्थिति क्या है। सिक्किम में भूटिया, लेपचा, नेपाली लोग बसते हैं। नेपाली में भी कई उपजातियां रहती हैं और इसीलिए कुल मिलाकर सिक्किम में भाषा के स्तर पर हम देखेंगे तो 16 भाषाएं वहां बोली जाती हैं और जिन 16 भाषाओं में 11 भाषा को सिक्किम में राज्य स्तरीय मान्यता प्राप्त है और 4 जो भाषाएं हैं उसकी स्थिति बहुत खराब है, या एक तरह से हम कहेंगे कि उसको बोलने चालने वाले लोगों की संख्या बहुत कम होती चली गई है। और ऐसे में 16 भाषाओं के भीतर में सिक्किम वासी अगर संपर्क की भाषा के रूप में किसी भाषा का इस्तेमाल करती है तो वो है नेपाली। और नेपाली भाषा हिंदी से बहुत ज़्यादा दूरी नहीं रखने के कारण सिक्किम में हिंदी की स्थिति बहुत अच्छी है, या बहुत अच्छी है कहने का तात्पर्य यह है कि वहाँ हिंदी बहुत आसानी से लोग बोल लेते हैं, समझ लेते हैं। अनपढ़ जो हैं, जो गांव में बसते हैं, जिन्हें शब्दों का कोई ज्ञान नहीं है, वहाँ भी संचार माध्यम है, फिल्मी गाने हैं, उसी का प्रभाव के स्वरूप है कि वहाँ हिंदी बड़े बूढ़े लोग भी बहुत आसानी से बोल लेते हैं। और दूसरी बात यह है कि अकादमिक स्तर पर हिंदी की स्थिति पर हम बात करेंगे तो 2014 तक में सिक्किम में अगर हिंदी की जो स्थिति है वो कक्षा 4 से कक्षा 8वीं तक अनिवार्य विषय के रूप में हिंदी पढ़ाई जाती थी। लेकिन पिछले वर्ष 2016 के बाद में अकादमिक स्तर पर हमने देखा एक विकास हुआ है, और वो विकास इस तौर पर है कि अब 4ठी कक्षा से हिंदी नहीं बल्कि पहली कक्षा से कक्षा 8 तक हिंदी पढ़ाई जाती है, और कक्षा 8 के बाद में अनिवार्य विषय के रूप में हिंदी की पढ़ाई आरंभ हुई है। तो इसीलिए हिंदी का विकास है, हिंदी को लोग स्वीकार करते हैं, हिंदी को लोग समझते हैं। हिंदी का कहीं किसी भी प्रकार का विरोध हमने सिक्किम प्रदेश में बिल्कुल भी नहीं पाया है। लेकिन दुखद स्थिति यह भी है कि हिंदी अकादमिक स्तर पर है, इस बात से इनकार नहीं करते हैं, लेकिन महाविद्यालयों में हिंदी की पढ़ाई नहीं होती है। कुछ एक संस्कृत महाविद्यालय वहाँ है और उन्हीं संस्कृत महाविद्यालयों में ही हिंदी की पढ़ाई होती है, जिसके कारण सिक्किम विश्वविद्यालय जो खुला उसमें हम वहीं पर काम करते हैं सिक्किम विश्वविद्यालय में, और महाविद्यालय में हिंदी की स्थिति हिंदी नहीं है। इसके कारण हम लोगों को बच्चे बहुत मुश्किल से प्राप्त होते हैं। एक तरह से कहते हैं बच्चे आने का मतलब है कि नसीब खुल गया है करके। तो इसीलिए बच्चों की संख्या बहुत कम होती है, और कभी कभार हम ऐसे बच्चों को हिंदी पढ़ा रहे होते हैं जिन्होंने कक्षा 8 तक ही हिंदी पढ़ी है। तो ऐसे में समस्या बहुत ज़्यादा खराब दिखाई पड़ती है, लेकिन फिर भी हम बहुत आशावान हैं। हम समझते हैं कि इसी तरह अगर हम हिंदी से जुड़े रहेंगे, लगे रहेंगे, तो शायद हो सकता है कि हिंदी का भविष्य बहुत बेहतर होगा। और मौलिक स्तर पर, रचनात्मक स्तर पर हिंदी के लेखन के बारे में अगर हम बात करेंगे
तो उसमें सुभाष दीपक सर को सब जानते हैं, हिमाचल प्रदेश से सिक्किम में बसे हैं। उन्होंने हिंदी में खूब ज़्यादा कार्य किया है, अनुवाद के क्षेत्र में उनको कई पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। अब वो हिंदी में सिक्किम में रहते हैं और इसीलिए है कि सिक्किम के जितने भी हिंदी प्रेमी लोग हैं वो उन्हें एक आदर्श मानते हैं और उन्हीं के दिखाए पथ के अनुसार कई हिंदी लेखक अब सिक्किम में मौजूद हैं। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि रचनात्मक या मौलिक स्तर पर भी हिंदी में अब लिखा पढ़ा जाना हो रहा है। हम उनसे बहुत ज़्यादा की उम्मीद नहीं कर सकते हैं, इसीलिए कि अब बिल्कुल वो आरंभिक या प्रारंभिक दशा शैशव काल की स्थिति में है। और कहेंगे उनकी कविता को हम पढ़ेंगे तो बिल्कुल लगेगा कि भाषा कैसी है, लेकिन फिर भी वो कोशिश कर रहे हैं, उनकी कोशिश को ही साधुवाद देने की आवश्यकता है। जिसमें हम देखते हैं अर्जुन राय है, प्रवीण खलिंग है, चुक्की लेप्चा हैं, उषा शर्मा है, भक्ति शर्मा है, अमर बानिया लोहोरा जी हैं। तो ये सारे वो लेखक हैं जो सिक्किम में अपने मौलिक लेखन के माध्यम से हिंदी को जीवित किए हुए हैं। अमर बानिया लोहोरो से व्यक्तिगत रूप से हमारी बातचीत हुई थी। जब हमने पूछा कि आप क्या क्या लिखते हैं तो वो बता रहे थे कि हम अपने विषय में अपने मुंह से कैसे कहें। हम जानते हैं पूर्वोत्तर के लोग बहुत सीधे, बहुत भले होते हैं, अपने मुंह से अपनी प्रशंसा करना तो वो बहुत गलत मानते हैं। फिर भी उन्होंने बहुत लजाते हुए अंदाज में कहा कि हम हिंदी की सेवा कर रहे हैं और बस ये है कि समाज में जो कुछ भी घटित हो रहा है, मानव जीवन में जो भी विसंगतियाँ लाने वाली जो चीज़ें हैं, उन सारी चीज़ों का हम विरोध करते हैं। शांत और एक अच्छा खुशहाल समाज की हम कामना करते हैं और अपने लेखन के माध्यम से वही कोशिश कर रहे हैं लोगों तक पहुंचाने का। और वो बता रहे थे कि उनका जो मानव काव्य संग्रह है वो अप्रकाशित होने की अवस्था में है। अंतर्मन जो कविता काव्य संग्रह है वेद व्यथित जी का, उसका अनुवाद अमर बानिया लोहोरो जी ने किया है और उन्होंने क्या कहते हैं भावधन तथा अन्य कविताएं अमर बानिया जी का हिंदी काव्य संग्रह है। और ऐसे ही उषा शर्मा मैडम है, उषा शर्मा जी हमारे वहाँ रेडियो में हिंदी प्रभारी के रूप में कार्यरत हैं। उनसे बातचीत होने पर उन्होंने भी बताया कि हिंदी से हम बहुत प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं जितना प्रेम हम नेपाली भाषा से करते हैं और जितना संभव हो सकता है हम इस भाषा के साथ में काम करना चाहते हैं। इतना उनसे बातचीत करने के बाद लगा सच में हम हिंदी की सेवा कर रहे हैं। सेवा तो बहुत दूर की बात है, वहाँ से हमारा जीवन चलता है, लेकिन जो भाव उन्होंने उस बातचीत के माध्यम से अभिव्यक्त किया उससे तो हम बिल्कुल लाजवाब हो गए, उनके मतलब अनुत्तरित हो गए कि कुछ कह नहीं पाए कि वो इतना कुछ हिंदी के लिए करना चाह रही है, फिर भी मतलब उनको कुछ रास्ता नहीं दिख रहा। तो इसीलिए वो कह रही थी कि आप हमारी ज़रूर मदद कीजिए करके। और उनका एक काव्य संग्रह निकला है काव्य अंजलि, जो जिसमें हिंदी और नेपाली दोनों की कविताएं मौजूद है। कुछ हिंदी कहानियाँ भी लिखती हैं लेकिन वो प्रकाशित नहीं है, ऐसा वो बता रही हैं। तो कई रचनाकार मौजूद हैं, हिंदी में लेखन हो रहा है। इसीलिए सिक्किम में हिंदी की जो स्थिति है बहुत बेहतर है और इससे भी बेहतरीन अवस्था की मैं उम्मीद करती हूँ। भक्ति शर्मा जी की एक कविता, मतलब सिर्फ मैं कह रही हूँ कि इस तरह की कविताएं रची जा रही हैं करके। वो कहती हैं कि मेरी कविता बहुत खास नहीं है। मैंने कहा आप लिखती हैं वही बहुत है। तो उन्होंने बताया कि वो कविता लिखती हैं, उनकी कविता दुख दिए नहीं कविता की शीर्षक है, जिसमें उन्होंने लिखा है जलते दिए तो हो न सके हम, फिर भी किसी को काटे भी दिए नहीं, माना हमने खुशी नहीं दी, फिर भी किसी को आंसू भी दिए नहीं। वो बता रही थी कि मैं ऐसी कविता तो नहीं लिखती, परंतु मेरी जो कविता है वो गीति कविता है या गीतात्मक गे कविता मैं लिखती हूँ करके। और हमारी हिंदी में अर्जुन राय अभी वहाँ बहुत क्या कहते हैं सक्रिय हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं। उनकी एक कविता है, मतलब बीच की कविता है, पूरी कविता मैं आपके सामने नहीं रख पाई। मैडम समझ रही हूँ।
बातें भी तरह तरह की सुनाई दे रही है हवा में आजकल। सुनते हैं किसी को कहते हुए कि इतिहास में तुम्हारी पहचान नहीं है। बातें हवा की तरह चले, जो मिट्टी मेरे पसीने से सींची हुई है, जो मिट्टी मेरे दुखों की लहू से भीगा हुआ है। जिस मिट्टी से जन्मा हूँ मैं इस देश में, जिस जबान के साथ जन्मा हूँ इस जगह, जिस जबान से प्यार मोहब्बत की बातें करता हूँ, वही है मेरी पहचान। इतिहास के पन्नों पर कैसे नहीं दिखा वहाँ, कविता फिर लिखना होगा। मतलब बस कुछ पंक्तियाँ ही आपके सामने रखी हूँ और उन्होंने अपनी इस कविता के माध्यम से यही कहने का प्रयास किया है कि बहुत कुछ लिखा जा रहा है, लेकिन फिर भी बहुत कुछ ऐसा है जो अनकहा है और जिसे अब तक कोई कह नहीं पाया है, इसीलिए उनको लग रहा है कि कविता को फिर से लिखा जाने की आवश्यकता है। आप सबने मुझे सुना बहुत धैर्य के साथ में और आयोजक कमेटी ने मुझे ये अवसर प्रदान किया। आप सबको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद चुकी भूटिया जी। सचमुच सिक्किम में हिंदी साहित्य की जो स्थिति है वो अत्यंत सुखद है। अब मैं बुलाना चाहूँगी श्रीमती हीरा बाला दास जी को। आप आएँ और अपनी बातों को संक्षेप में रखें। आपके बाद श्रीमती मौसमी मालाकार, आप कृपया तैयार रहें अपनी बात रखने के लिए। नमस्कार। मंच में और इस सभागार में उपस्थित सभी विद्वजनों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। मैं असम से आई हूँ और आज मैं जिस शोध पत्र के द्वारा हिंदी भाषा के ऊपर यहाँ वर्णन करने जा रही हूँ, तो मैं एक बात पहले बताना चाहती हूँ कि आप लोग जानते हैं असम में महान संत महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव ने भक्ति आंदोलन से प्रभावित होकर किस तरह से असम में हिंदी को बढ़ावा दिया था, और वो है ब्रजावली भाषा। तो उसके स्मरण में मैं एक कविता सबसे पहले आप लोग को सुनाना चाहती हूँ। उसके बाद मैं अपना शोध पत्र आरंभ करूँगी। गुरु शंकरदेव। वंदे गुरुदेव महापुरुष शंकरदेव, नाम जो असमवासी के प्राण स्वरूप। सबने माना सबने जाना, महापुरुष नाम दिया। तीर्थ भवन कर रचना सृजन कर, घर घर में बाता संस्कार का खाता। ले आए हैं जग में सितारों का साता, नहीं भूल सकते हैं हम उनकी महानता। जो लाए सबके लिए समानता, उजालों की प्रतिमूर्ति छाए रहे हैं असम के जन जन में। हे देव कैसे भूले हम, सदा नमन करें हम। हिंदी साहित्य के इतिहास बताता है कि हिंदी ने देश में एक विशाल भूभाग की जनता को मध्यकाल के भक्ति आंदोलन द्वारा एक सामान्य धार्मिक और नैतिक चेतना द्वारा अनुप्राणित किया था। भारत भूमि के अंतर्गत जितने भी हिंदी भाषा का प्रचलन है, तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तो हम उनकी भावधारा लगभग एक से ही पाएंगे। भक्ति आंदोलन के प्रमुख तत्व ने तथा जाति पाति आदि के भेदभाव को दूर कर मनुष्य मात्र की एकता प्रतिपादित करने के कारण इसने न केवल हिंदी समाज को बल्कि काफ़ी अंशों हर भारतीय भाषा बोली जाने वाले लोगों को प्रभावित किया है। मध्यकाल में विकसित होने वाली मिली जुली संस्कृति का स्वरूप जितनी प्रचुरता और मार्मिकता के साथ हिंदी में व्यक्त हुआ है, उतना संभवतः किसी अन्य भाषा में नहीं। भारतीय संविधान के अनुसार हिंदी भारत की राजभाषा है। इसकी लिपि भी देवनागरी है। अतः राष्ट्रभाषा होने के नाते अथवा संपर्क भाषा के रूप में हो या अंतर्राष्ट्रीय भाषा के वाणिज्यिक भाषा के रूप में, व्यवहारिक भाषा के रूप में हो क्यों ना हो, आज हिंदी का प्रयोग निश्चित रूप से आवश्यक है। लेकिन जिस भांति से प्रगति होनी
थी, लगता है वैसे नहीं हुई है। असम प्रांत में भी हिंदी की स्थिति अधिक सराहनीय अभी तक नहीं हो पाई है। मैं अपनी जो डे टू डे लाइफ में मैं अपने बच्चों को, कॉलेज की जो विद्यार्थियों को पढ़ाती हूँ, तो अब लगता है धीरे धीरे वो लोग भी हिंदी के महत्व को जान गए हैं। और अरुणाचल प्रदेश हो और बड़ो लोग हो, सभी बहुत सारे मतलब विद्यार्थी बहुत उत्सुकता से हिंदी पढ़ने आए हैं। हम जितने सालों से इस महाविद्यालय में हैं, पहले इतना नहीं था। अब मुझे अच्छा लगता है कि वो लोग मुझे ढूंढकर आते हैं, बोले क्यों आए हो, कि हम हिंदी पढ़ना चाहते हैं। तो ये हम लोग के लिए बहुत खुशी की बात है। अब कक्षाओं में भी हिंदी के विद्यार्थियों की मात्रा बढ़ती जा रही है। प्रस्तुत शोध पत्र में उक्त विषय पर विचार करते समय हमें कहना होगा, जो हमने ऊपर उल्लेख किया है कि भारतीय साहित्य का मध्यकाल भक्तिकाल के उदय से माना जाता है। भारतीय जनमानस का प्रवाह जितना असम की ओर प्रवाहित हुआ, संभवतः उतना अन्य क्षेत्र में नहीं। असम में अनुमानतः लगभग 11वीं शताब्दी से हिंदी प्रांतों का जनसमूह आता रहा है। इसी क्रम से श्री शंकरदेव के पूर्वज भी कन्नौज से असम आए और वे लोग कालांतर में भूया की उपाधि से विभूषित हो गए। उनके काल 15वीं शताब्दी है। श्री शंकरदेव को ही असम में हिंदी के प्रथम प्रयोक्ता के रूप में माना जाना चाहिए। उन्होंने असमीय ब्रजावली, ब्रजबुली और संस्कृत में रचनाएं की है। ब्रजावली तत्कालीन हिंदी है, उसमें असमिया के उच्च जितना अधिक विद्यमान है, उसमें कम हिंदी का नहीं। सिर्फ ब्रजावली को देवनागरी लिपि में न लिखकर असमिया लिपि में लिखने के कारण हिंदी के अधिकतर विद्वान उसे अपरिचित हैं। कहना होगा शंकरदेव की ब्रजावली हिंदी है। शंकरदेव इस अंचल के प्रथम हिंदी साहित्यकार और प्रयोक्ता है, जिसका अनुकरण परवर्तियों ने किया, जैसे माधवदेव, उनके प्रिय शिष्य। उसके अतिरिक्त गोपालाता, रामचरण ठाकुर, दैतरेय ठाकुर, श्री आटा, रामानंदी, दीनदयाल आदि के नाम स्मरणीय हैं। मुझे समय की पाबंदी पर जोर दिया गया है। मैं उपसंहार पढ़ के आप लोग को ये खत्म करना चाहती हूँ। असम प्रांत सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक तथा राजनैतिक दृष्टि से विकासशील देश है। भाषा विकास एवं सामाजिक विकास अधुनाश्रित है। हिंदी के प्रचार प्रसार और विकास को गति देने के लिए असम प्रांत पीछे नहीं बल्कि कई कदम आगे है। प्राचीन काल में महापुरुष शंकरदेव ने ब्रजावली हिंदी का रचना करके आने वाली पीढ़ी को मार्ग दिखा कर गए। उन्हीं के अनुसरण में हिंदी भाषा को विकास करने का मौका मिला। उसके बाद महामानव महात्मा गांधी जी ने तो राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी भाषा का प्रयोग के बारे में एक महान कदम उठाए थे, जो हमारे लिए सदा आदरणीय है। असम में गोपीनाथ बरदले, तरुण राम फुकन आदि जैसे महान मानवों ने भी उनका अनुसरण करके हिंदी भाषा को असम में प्रतिष्ठित किया। अंत में मैं यहाँ के आयोजकों को धन्यवाद ज्ञापन करना चाहती हूँ और संचालिका महोदया को भी ज्ञापन करना आभार व्यक्त करना चाहती हूँ, जो मुझे इस मंच में बुला के 2 शब्द कहने के लिए ये समय दिया। धन्यवाद। धन्यवाद हीराबाला दास जी। अब मैं बुलाना चाहूँगी श्रीमती मौसमी मालाकार। आप कृपया आएँ और अपनी बात को संक्षेप में रखें। धन्यवाद। सभा में उपस्थित विद्वज्जनों और मंच में उपस्थित विद्वज्जनों को तथा छात्रगणों को मेरा प्रणाम। मैं बहुत संक्षेप में अपनी बात को प्रस्तुत करूंगी। असल में मेरी शादी हुए अभी 1 साल हुए हैं और मैं यहाँ पर आई हूँ। उससे पहले मैं असम में थी, इसीलिए असम के प्रति मेरा गहरा लगाव है और इसीलिए मैं बहुत अनुरोध कर रही थी कि मैं अपने क्षेत्र के विषय में कुछ कह सकूं और मुझे आप लोगों ने समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पहले ये कहना चाहती हूँ कि असम में हिंदी की स्थिति मध्यम है, ना उतनी अच्छी है ना उतनी बुरी। अगर शिक्षा की बात करें तो वहाँ पर कक्षा 6 से 8 तक हिंदी अनिवार्य विषय तो है, किंतु मातृभाषा के साथ। वहाँ अनिवार्य विषय नहीं है क्योंकि
अधिकांश छात्र छात्राएं मातृभाषा को ही चुनते हैं, हिंदी भाषा को कम पढ़ते हैं। फिर भी अभी कुछ कुछ पढ़ रहे हैं पर उतनी इच्छा नहीं रखते हैं। उसके बाद कक्षा 9 से 10 तक वो अनिवार्य विषय नहीं है, वो ऐच्छिक विषय है। और महाविद्यालय की जो स्थिति है, महाविद्यालयों में अधिकांश में मेजर की सुविधा नहीं है, वहाँ भी ऐच्छिक या वैकल्पिक ही है। कुछ में है और कुछ में नहीं है। यहाँ मैं अपना भी उदाहरण देना चाहूँगी कि महाविद्यालय में मैं खुद, मुझे हिंदी में बहुत अच्छे अंक मिले थे और मैं चाहती थी कि मैं हिंदी मेजर रूप में पढूं, लेकिन जहाँ मैं रहती थी वहाँ के आसपास के महाविद्यालयों में हिंदी मेजर रूप में नहीं थी, इसलिए मैंने पॉलिटिकल साइंस को ऑनर्स रूप में लिया। किंतु इससे मुश्किल ये हुई कि मैंने एमए हिंदी में किया, तो उससे बहुत मुश्किल ये हुई कि जिनका मेजर नहीं रहता है उन्हें काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और ये सिर्फ मेरे साथ नहीं, मेरी कक्षा में जितने भी विद्यार्थी थे, प्राय 2-1 को छोड़कर सभी विद्यार्थी ऐसे थे जिनका मेजर नहीं था। हमें काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उसके बाद हमने एमए की डिग्री हासिल की। और विश्वविद्यालय की बात करें तो वहाँ पे 3 ऐसे विश्वविद्यालय हैं, तेजपुर विश्वविद्यालय, गुवाहाटी विश्वविद्यालय तथा मैं जिस विश्वविद्यालय में मैंने पढ़ाई किया है वहाँ पे है असम विश्वविद्यालय। वहीं पर हिंदी स्नातकोत्तर में एमए की पढ़ाई जाती है। लेकिन अगर हम शोध की बात करें, गुवाहाटी विश्वविद्यालय एक ऐसा विश्वविद्यालय है जहाँ अभी भी वर्तमान समय में भी शोध को प्रस्तुत करने का माध्यम अंग्रेज़ी ही है। इसके लिए बहुत आंदोलन चले, बहुत कुछ हुआ, लेकिन स्थिति वही की वही है। अभी भी शोध को वहाँ अंग्रेज़ी में ही प्रस्तुत किया जाता है। और असम के डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय में तो अभी तक पाठ्यक्रम में स्नातकोत्तर में हिंदी है ही नहीं। ये बहुत ही दुखद विषय है। इसलिए मैं मानती हूँ कि वहाँ पे हिंदी की स्थिति मध्यम है। लेकिन इसके अलावा अगर हम दूसरे क्षेत्रों की बात करें, जैसे कि समाज, वहाँ समाज में एक संपर्क भाषा के रूप में हिंदी की स्थिति बहुत अधिक सराहनीय है। वहाँ पे अभी मैं अपने क्षेत्र की बात करूँगी, शिलचर, वहाँ पे 2 अनौपचारिक तरीके से 2 न्यूज़ चैनल हिंदी में चल रहे हैं, जिसमें एक न्यूज़ चैनल पूरे तरीके से हिंदी में ही समाचार प्रसारित होते हैं और उसमें जो विज्ञापन आदि प्रस्तुत दिखाए जाते हैं वो भी हिंदी में ही दिखाए जाते हैं। मैं एक न्यूज़ चैनल का उल्लेख करना चाहूँगी जहाँ पे मैं पहले न्यूज़ रीडर थी और वो इतने ज़्यादा निष्ठावान है हिंदी के प्रति कि उन्हें काफ़ी विरोधों का सामना करना पड़ा, काफ़ी दबाव रहा, फिर भी वे विज्ञापन आदि हिंदी में ही प्रस्तुत करते हैं। और एक और बात बोलना चाहूँगी, थोड़ी सी कमियां है, वो ये है कि मेरे कुछ परिचित है वहाँ के साहित्यकार, वे बड़े उनका दुख ये है कि उन्हें मौका नहीं दिया जाता है। कभी कभार दूरदर्शन में अगर उन्हें मौका दिया भी जाता है तो उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं होता है। वहाँ पे वहाँ की राजभाषा असल में 3 है, एक तो असमिया है, एक बंगला है तथा एक बोडो है। और मैं जिस क्षेत्र की बात कर रही हूँ वो शिलचर, वो बड़ा घाटी में आती है। वहाँ के साहित्यकारों का कहना है कि उनके साथ बड़ा ही दुर्व्यवहार होता है। इसलिए मैं मानती हूँ कि हिंदी की स्थिति वहाँ मध्यम है, ना अच्छी है ना बुरी है। मैं बहुत ही कम समय है मेरे पास, इसलिए मैं साहित्य की स्थिति में ये कहना चाहूँगी कि वहाँ पे मौलिक तथा अनुदित दोनों प्रकार की रचनाएं हो रही है। मेरे क्षेत्र शिलचर में भी बहुत रचनाएं हो रही है। हालांकि ना उनका अच्छे से मंच में कोई वो मिलता है, ना ही कोई उस तरीके से कुछ मिलता है, फिर भी वो लोग सक्रिय है, हिंदी में लिख रहे पढ़ रहे हैं। मैं बहुत ही कम समय में एक कविता का पाठ करना चाहती हूँ जो वहाँ के मेरे एक मित्र ने लिखी हुई है, और कृपया थोड़ा सुनिए। मौत बरस रही है, जिंदा लोग बस इंतज़ार में है अगली बारी का, अपनी बारी का। सत्ता और सत्ता के नशे में चूर हमारा लहू पिए तुम, उसी सुर्ख रंग के नेत्र अब हिकारत देखते हमें तुम्हें। ये साल तुम्हारा है, ये हाल हमारा है, छत अपनी बही, खेत ये डूब गई, तुम्हारा क्या गया। डोर अपने बिके, डांगर अपने मरे, तुम्हारा क्या गया। ये साल तुम्हारा है, ये हाल हमारा है, पर ये अंतिम साल सोच लो, फिर तुम्हारा साल ना होगा, फिर ये हाल अपना ना होगा। बस मैं इसी के साथ यहाँ पे समापन करती हूँ। धन्यवाद। अब यह सत्र समापन की ओर है।
हम अपना आज के इस सत्र का अध्यक्षीय वक्तव्य सुनेंगे अब। तो मैं बुलाना चाहूँगी आज के इस सत्र के अध्यक्ष प्रोफेसर शैलेंद्र कुमार सिंह जी को। आप मेघालय की राजधानी शिलांग के नेहरू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के प्रोफेसर हैं। आपने हिंदी तथा पूर्वोत्तरीय अनेक भाषाओं में अनुवाद तथा तुलनात्मक अध्ययन पर विशेष कार्य किया है। आपकी लगभग 20 से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। तो हम सुन रहे हैं प्रोफेसर शैलेंद्र कुमार सिंह जी को। नमस्कार। आदरणीय विठल दास जी, बाबूलाल शर्मा जी, मंच पर उपस्थित आप सभी और आप भी और ऊपर वाले भी सभी को नमन और नमस्कार। जब पत्रवाचक इतना आशावादी हो और चतुर भी हो तो अध्यक्ष का काम बहुत अधिक नहीं रह जाता है। और मैं चतुर इसलिए कह रहा हूँ कि पूर्वोत्तर के बारे में जितनी अच्छी बातें कही गई वो संतोषजनक है। जय कौशल ने बड़ी अच्छी बात कही कि हिंदी त्रिपुरा में ठीक ठाक चल रही है। शब्द पर ध्यान दें। जय कौशल ने कहा कि त्रिपुरा में हिंदी ठीक ठाक चल रही है। उधर आपने कहा कि असम में भी हिंदी की स्थिति संतोषजनक है। अभी अभी मौसमी कहीं कि असम में हिंदी की स्थिति मध्यम है, लेकिन मध्यम की स्थिति भी खराब नहीं कही जा सकती। आहिस्ता आहिस्ता शायद वो रफ्तार पकड़ ले और यह भी संतोषजनक स्थिति है। मित्रों, मैं बताना चाहूँगा कि सचमुच पूर्वोत्तर में हिंदी कभी भी दिशाशूल की स्थिति में नहीं रही है। यानी पूर्वोत्तर सदैव से हिंदी के लिए शुभ रही है और कभी भी अशुभ की स्थिति नहीं सृजित की है। और इसलिए मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि एक बार पूर्वोत्तर के नाम पर ताली जरूर बजा दें, क्योंकि वहां हिंदी की स्थिति बड़ी अच्छी है। मैं चतुर इसलिए कहा, और मुझे शायद नींद नहीं आएगी अगर मैं उस चतुराई के बारे में आप लोगों के सामने थोड़ी बात न कह दूं। और मैं पहली बार जीवन में देखा है और इस सेमिनार में कि आयोजकों ने जिस चतुराई से इस सेमिनार का शीर्षक रखा है, लगता है कि वो वैचारिक दंगल सृजित करने की कोशिश की गई है। आप देखें तो हिंदी को हिंदीतर से, देश को विदेश से, भाषा को साहित्य से और दशा को दिशा से, लगभग यह दंगल की स्थिति है। और इस सेमिनार की सफलता तब मानी जाएगी कि दंगल के उस गाने के माध्यम से हम उसे पकड़ लें और यह जान लें कि बापू हिंदी के लिए आखिर हानिकारक कौन है। मित्रों, मैं यह निश्चित तौर पर कह दूं कि हिंदीतर प्रदेश कभी भी हिंदी के लिए हानिकारक नहीं रही। और अगर कोई समस्या कहीं रही है तो वो हिंदी प्रदेश में, और लगता है उसे हमें समझने की जरूरत है और हम उसे समझेंगे भी। आज जहां हम उपस्थित हैं वहां से यह भी जानने की जरूरत है और हमें समय को पहचानना होगा। भाषा समय से इतर कभी नहीं रही है और रहना भी नहीं चाहिए। और मैं इसीलिए कह रहा हूं कि जब हम भाषा की बात करते हैं और जब हम हिंदी की बात करते हैं तो इस मंत्र को जरूर याद रखें। मनुज बलि होत नहीं, समय होत बलवान। और आगे क्या है?
भीलन लूटी गोपियां वही अर्जुन वही बाण। लगता है कि अगर मनुष्य ही समय के सामने बौना है तो आखिर भाषा क्या करे। और ऐसा हुआ भी है, भविष्य में भी हुआ है। आप अगर देखेंगे 3वीं सदी ईसा पूर्व में ग्रीक विश्व की भाषा थी, 4वीं सदी तक लैटिन पूरे यूरोप की भाषा थी, संपर्क भाषा थी। 6वीं और 7वीं सदी में अराबिक विश्व की भाषा बन गई। और स्वतंत्रता के बाद भारत में एक नई उमंग भाषा को लेकर के जो आई और वह थी हिंदी। और उसके लिए हमें साधुवाद देना होगा दरअसल गांधी को। और यही बात काका कालेकर ने भरतपुर के अधिवेशन में कही थी कि गांधी आखिर कितने चतुर हैं जिन्होंने पहले, ध्यान दे शब्द पर, काका कालेकर की बात है, मेरी बात नहीं, उन्होंने कहा कि गांधी आखिर कितने चतुर हैं जिन्होंने पहले दक्षिण वालों को पटाया। पटाने शब्द का यूज भले ही भ्रामक हो, लेकिन उन्होंने कहा कि उन्होंने दक्षिण वालों को पटाया, बाद में पश्चिम वाले को और अन्य को। और लगता है वह गांधी ही थे जिन्होंने हम सबको यह उत्तरदायित्व दी कि हिंदी से हमें प्रेम करना चाहिए। मुझे लगता है कि गांधी जी के नाम पर भी एक बार आप ताली जरूर बजा दें, जिन्होंने कहा कि हर भारतीय को राष्ट्र से प्रेम करना चाहिए और अपनी राष्ट्रभाषा से। दुर्भाग्य की बात है कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं बनी। मित्रों, पूर्वोत्तर में मुझे पूर्वोत्तर के बारे में बोलना है, इसलिए ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी है कि मैं कुछ कहूँ। और स्थिति इतनी अच्छी है, मैं दशा के बारे में नहीं कहूँगा क्योंकि दशा और दिशा एक हो कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन निश्चित तौर पर हिंदी जिस दिशा में बह रही है, जिस दिशा में चल रही है, वो दरअसल संतोषजनक से भी अधिक है। क्योंकि पूर्वोत्तर में हिंदी संपर्क भाषा के रूप में, और वैसी संपर्क भाषा जो दरअसल 5 तरह की भूमिकाएं निभा रही है। ऐसी संपर्क भाषा जो अरुणाचल प्रदेश में अनिवार्य संपर्क भाषा के रूप में है। अगर आप अरुणाचल की स्थिति को देखें तो वहां निसी बहुसंख्यक भाषा है, लेकिन उसकी बोलने वालों की संख्या मात्र 21% है। दूसरी भाषा वहां की जो बोली जाती है वह आदि है और उनके बोलने वालों की संख्या 19% है, और उसके बाद अन्य भाषाएं। लेकिन अरुणाचल में हिंदी एक अनिवार्य संपर्क भाषा के रूप में उभरी है। वहीं दूसरी ओर मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, मेघालय, इन सब में हिंदी एक अतिरिक्त संपर्क भाषा के रूप में उभरी है। वहीं तीसरी ओर अगर आप चलें तो वैकल्पिक संपर्क भाषा के रूप में, और वो मुख्य रूप से 2 राज्य हैं, और वह है असम और त्रिपुरा। और चौथी स्थिति जो बनती है वह है मिलीजुली संपर्क भाषा, और वे वो भाषाएं हैं जो दरअसल इतनी हिंदी की शब्दों को समाहित किया है कि उनकी भाषा तो खतरे में है, और वो है भाषा हाजोंग, मिकिर इत्यादि इत्यादि। आपको समझ पाना मुश्किल होगा कि यह भाषा दरअसल कौन सी भाषा रह गई है। वो दरअसल तिब्तो बर्मन है भी और इंडो आर्यन हो गए, और अंत में है काम चलाऊ संपर्क भाषा के रूप में हिंदी। मित्रों, ऐसी भाषा हिंदी जो 5 रूपों में है संपर्क भाषा के रूप में, दरअसल उसे हमें पहचानने की जरूरत है। और लगता है कि हिंदी पूर्वोत्तर में सुरक्षित है, संतोषजनक है और ठीक ठाक चल रही है। अब सवाल उठता है कि हमें अगर हिंदी के लिए कोई चिंता है तो वो दरअसल है क्या। और उसके लिए आज मैं यहाँ से जो कुछ कहूँगा वो सच कहूँगा, और सच के सिवा कुछ भी नहीं कहूँगा। और मैं उदाहरण देना चाहता हूँ हाल में ही आए रिपोर्ट का, और वो है वर्ल्ड फोरम
इकोनॉमिक फोरम का रिपोर्ट, जिसमें हिंदी को 10 में 10th पोजीशन पर रखा गया है और विश्व की पहली भाषा, जिसे आप कह सकते हैं सबसे शक्तिशाली भाषा, और वो है अंग्रेजी, जिसे 889 पॉइंट्स मिले हैं और हिंदी को मात्र 179। फासला देखिए, दूसरी शक्तिशाली भाषा और वो है मंडारियन चाइनीज, हिंदी को 10वें पायदान पर, लेकिन हिंदी को इसलिए रखा गया है, थोड़ी सी स्थिति बदलती, जापानीज से भी ऊपर हो जाती अगर उसको उर्दू में समाहित कर, उर्दू को भी उसमें रखा जाता। खैर, हम उस राजनीति में नहीं जाएंगे, लेकिन आखिर उन पैमानों को देखें तो दरअसल 5 पैमाना तय किया गया है, और वह है अर्थव्यवस्था, संप्रेषण, ज्ञान और मीडिया, और जो सबसे महत्वपूर्ण है वो यह है डिप्लोमेसी और भौगोलिक सीमा। हिंदी की सबसे स्थिति अगर अच्छी, जिसमें सबसे अधिक मार्क्स मिले हैं, वो हैं भौगोलिक सीमा में, क्योंकि वो हिंदी को देखें तो वो कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक बोले जाने वाली भाषा है और अन्य भी अन्य जगहों पर। लेकिन सबसे जो दुखद स्थिति है वह यह है कि उसे ज्ञान के क्षेत्र में मात्र 2% मार्क्स मिले हैं। बहुत दुखद है, और वो शायद इसलिए कि इसमें अच्छे जर्नल्स प्रकाशित, अच्छी पत्रिकाएं प्रकाशित नहीं हो रही हैं, और इसलिए कि उनका जो रैंकिंग है बहुत कम है, और 1 से लेकर के 100 के विश्वविद्यालयों में हिंदी की स्थिति अच्छी नहीं है। लगता है कि यह दायित्व आज हम सभी पर है। मित्रों, भाषा सिर्फ बोलने से और समझने से नहीं बनती है, और ऐसा हुआ भी नहीं है। और जिस दिन अगर कोई भाषा सिर्फ बोलने तक सीमित रह जाए, वो दरअसल भाषा क्षेत्रीय रूप में परिवर्तित हो जाती है और बिखरने लगती है। भाषा को अकादमिक स्तर पर भी सशक्त होना चाहिए, और लगता है वह समय आ गया है कि हमें हिंदी को अकादमिक स्तर पर भी सशक्त करना चाहिए, और इसके लिए हम सबको दायित्व निभाना होगा। और लगता है इस दिशा में जो कुछ भी हो रहा है वो ठीक है। लेकिन भाषा को प्रभावित करने वाली जो सबसे महत्वपूर्ण कारक पहले जो रही है वो सैन्य शक्ति, साम्राज्यवाद। लेकिन आज हम 21वीं सदी में हैं, और 21वीं सदी में भारत एक नया इतिहास रचने की स्थिति में है। और इसीलिए कि अगर हम वैकल्पिक पश्चिम की बात करें तो लगता है कि यह सपना हमारा पूरा होगा। और इसीलिए डेविड क्रिस्टल, जो बहुत बड़े भाषाविद हैं, उन्होंने हाल फिलहाल में कहा कि भारत जो एक उभरता बाजार है, भारत जो एक नौजवानों का देश है, उसमें जिस तरह के भाषिक प्रयोग हो रहे हैं यह संभव है। कृपया ध्यान दें, यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह कोई भारत का व्यक्ति नहीं कह रहा है, यह दरअसल डेविड क्रिस्टल, जाने माने भाषा वैज्ञानिक, और वो ब्रिटिश के हैं, वो कह रहे हैं कि लगता है कि 21वीं सदी में भारत एक लिंग्विस्टिक सुपर पावर के रूप में उभरेगा। मुझे लगता है कि अगर भारत सुपर पावर बने, लिंग्विस्टिक सुपर पावर, तो आप ताली जरूर बजा दें मित्रों, ताली जरूर। और वो सिर्फ इसलिए नहीं कि हमारे पास हिंदी है, हम इसलिए भी कि हमारे पास अन्य भारतीय भाषाएं हैं, और इसलिए भी कि हम अंग्रेजी में भी महारत हासिल करने वाले हैं। दरअसल अब उस पर चर्चा अलग ढंग से हो सकती है। लगता है कि आप पीछे से मुझे कुछ कहें, मैं सावधान हो जाऊं, और अंत में मैं सिर्फ यही कहूं, संदर्भ को देखते हुए ध्यान से सुने, दिशा दिशा बहे हिंदी, दिशा दिशा बहे हिंदी, यही कहे हर जगह, यही कहे हर जगह, यही कहे हर कोई, यही कोहे कहे हर कोई,
तेरी है हिंदी, हम सब की है हिंदी, तेरी है हिंदी, हम सब की है हिंदी, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। धन्यवाद, धन्यवाद। धन्यवाद प्रोफेसर शैलेंद्र सिंह जी। हो सकता है कि आप भी मेरी इस बात से सहमत हों कि इस सत्र में जो पत्र पढ़े गए, मैं रोमांचित हूँ, सचमुच रोमांचित हूँ। और मैं हिंदी क्षेत्र के इस दायित्व का फिर उल्लेख करना चाहता हूँ कि वो अपने रचना कर्म में पूर्वोत्तर को, दक्षिण को, वहाँ पर जो हिंदी की रचनाएं हो रही हैं उनको अपनाए, उनको पर्याप्त महत्व दे। यदि उसको हिंदी भाषा के लिए काम करना है, हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाना है। मित्रों, अभी चूकी भूटिया और एक और वक्ता, उन्होंने कविताएं सुनाई, ये भी उनका उल्लेख किया। मैं दावा करता हूं कि हिंदी क्षेत्र में लिखी जाने वाली किसी कविता से कम नहीं है वो कविताएं। जिस तरह की भावाभिव्यक्ति उसमें हुई है और जिसमें उनका अपना संदर्भ उभर करके आया है, बहुत ही अच्छा लगा एकदम से। शैलेंद्र सिंह जी ने बड़े विस्तार से जो है इसको बड़े संक्षेप में बहुत बड़े विस्तार को समाहित किया। और पूर्वोत्तर में मेघालय, आसाम और उनमें जो मेरा जाना हुआ, मेरा भी ये अनुभव है कि वहाँ पर हिंदी का जो सम्मान है, मुझे यहाँ लगता है कि मैं अशोक वाजपेयी को उद्धृत करूं, जिन्होंने ये लिखा है कि हिंदी का सबसे ज़्यादा नुकसान हिंदी प्रांतों ने किया है। उसको समृद्ध कर रहे हैं ये प्रांत, जिनको आप ये कह रहे हैं कि वो उधर हैं। हमारी ये अब एक व्यवस्था है कि हम हिंदी तर वगैरह से नाम कर रहे हैं, लेकिन बहुत ही सुंदर ढंग से आपने अपने विषय का प्रतिपादन किया है और मैं कृतज्ञ हूँ आप लोगों के प्रति कि आपने इस सेशन के इन वक्ताओं ने और पत्रवाचकों ने बहुत ही सही ढंग से अपनी बात को रखा है और पूरे पूर्वोत्तर का बहुत ही मजबूती से प्रतिनिधित्व किया है। मैं आपका फिर एक बार पूरी तरह से कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। खैर, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। और मैं अब जो सम्मान के लिए आमंत्रित करता हूँ हमारे मंचस्थ महानुभावों का सम्मान करने के लिए श्री मोहनलाल डागा को। हम सम्मानित करने जा रहे हैं आज के इस सत्र के हमारे अध्यक्ष प्रोफेसर शैलेंद्र कुमार सिंह जी को। प्रोफेसर शैलेंद्र कुमार सिंह जी शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया जा रहा है। अब हम सम्मानित करने जा रहे हैं डॉक्टर अनुजा बेगम जी को। डॉक्टर अनुजा बेगम जी का सम्मान किया जा रहा है। हम सम्मानित करने जा रहे हैं डॉक्टर मंजू रानी सिंह जी को। डॉक्टर मंजू रानी सिंह जी का सम्मान किया जा रहा है। अब हम सम्मानित करने जा रहे हैं डॉक्टर जय कौशल जी का। और हमारे सत्र की संचालक डॉक्टर शुभ्रा उपाध्याय, मैं उनको सम्मानित करें डागा जी।
अगला सत्र विदेश पर केंद्रित है, जैसा कि आप जानते हैं, और कई हमारे विदेश में हिंदी का कार्य करने वाले मित्र कुछ आ भी नहीं पाए हैं, फिर भी जो आए हैं, तो मैं इस सत्र के संचालन के लिए आमंत्रित करता हूं डॉक्टर सूफिया यास्मीन को। वे आएँ और हमारे अतिथियों को आमंत्रित करें और सत्र का संचालन करें। डॉक्टर सूफिया यास्मीन जो ऋषि बंकिम चंद्र कॉलेज में प्राध्यापक हैं, आइए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। पहली बात ये है कि बहुत व्यस्तता है, तो मैं कुछ अपनी बातें जो है वो रखना चाहूँगी, लेकिन उससे पहले मैं सारे अपने लोगों को, जो अपने डेलीगेट्स हैं, मैं उनको बुला रही हूँ, और फिर जो अध्यक्ष हैं हमारे, उनकी अनुमति से मैं 5 मिनट अपनी बात रखना चाहती हूँ। सबसे पहले इस सत्र के अध्यक्ष डॉक्टर दिव्यक रमेश जी, जो दिल्ली से आए हैं और दक्षिण कोरिया पे बोलेंगे, सर का बहुत बहुत स्वागत है। सर आप आए, मंच पर पधारें। इनका बहुत जो है काम है, और एक प्रतिष्ठित विद्वान हैं, और बहुत सी पुस्तकें जो हैं इनकी प्रकाशित है, और दक्षिण कोरिया में ये बहुत दिनों तक रहे हैं, और वहाँ पर इन्होंने हिंदी शिक्षण पर बहुत कार्य किया। सर आप मंच पे पधारें। उसके बाद मैं बुलाना चाह रही हूँ हमारी फिजी से आई हुई बहुत ही प्यारी सी जो शिक्षिका हैं, वहाँ फिजी में कॉलेज में लेक्चरर हैं, डॉक्टर सुभाषिनी जी, जो बहुत ही मीठा बोलती हैं और इनका बहुत हिंदी पर कार्य है। उनके लिए बहुत ज़ोरदार तालियां। उसके बाद हमारे अगले जो डेलीगेट्स हैं वो हैं बरखा खड़के, नेपाल से हैं। सर इनका हिंदी पर बहुत कार्य है, अनुवाद कार्य इन्होंने बहुत सारे किए हैं। सर आप मंच पर उपस्थित हों। बरखा खड़के सर, जोरदार तालियों से स्वागत करिए। आप जितने भी आ रहे हैं अपने विद्वान, उनका जोरदार तालियों से स्वागत करिए बच्चों। और उस अमेरिका से हमारे पधारे हुए विद्वान डॉक्टर राहुल बजौरन, सर आप मंच पे पधारें। इन्होंने उर्दू, जर्मन, संस्कृत आदि कई भाषाओं पर इन्होंने कार्य किया है। चीन से हमारे हैं प्रोफेसर लोहानी, नवीन चंद्र लोहानी जी। ये प्रोफेसर और अध्यक्ष हिंदी विभाग, और इन्होंने भी बहुत सारे कार्य जो है हिंदी में किए हैं। सर आप मंच पे पधारें। संघाई विश्वविद्यालय से हैं। डॉक्टर रुखसाना जाना बांग्लादेश से, बहुत ही प्यारी हमारी रुखसाना बेगम जी, जो एक सुलझी हुई महिला है, और उन्होंने आगे बढ़कर खुद कहा कि मैं इस जो आप लोगों का चल रहा है त्रिदिवसीय संगोष्ठी, उसमें मैं भाग लेना चाहती हूँ। तो इनका बहुत बहुत स्वागत है। मैडम आइए आप। श्री आलोक सुंदर सरकार, भूटान से ये पत्रकार हैं, कवि हैं और संपादक हैं। सर आप मंच पे उपस्थित हो। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। उसके बाद और एक प्यारी हमारी मलेशिया से पधारी हुई डॉक्टर गुरविंदर गिल, जितनी सुंदर है उतना ही सुंदर स्वभाव, और उस बहुत बड़ी जो है कवयित्री हैं, और बहुत सारी पुस्तकें उनकी प्रकाशित हो चुकी हैं। मैडम आपका स्वागत है। उसके बाद डॉक्टर श्याम बिहारी मिश्र जी हैं। श्याम बिहारी मिश्र जी ने बहुत काम किया है विदेशी भाषाओं पर। श्याम बिहारी मिश्र जी, सर आप मंच पर उपस्थित हो। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। श्रीवास्तव जी, अच्छा, श्याम बिहारी श्रीवास्तव जी।
इस सत्र में बोलने वाले हमारे सारे जो हैं वो उपस्थित हैं यहाँ पे लोग, और श्याम बिहारी जी आ रहे हैं। सर पधारिए। अब मैं सर से अनुमति लेना चाह रही हूँ कि सर 5 मिनट मुझे बोलने का मौका दिया जाए। आपकी अनुमति है? हाँ बोलिए। नहीं, हम तो 5-5 मिनट का मौका दे ही रहे हैं काफी देर से, आपको भी है। चलिए। सबसे पहले बात ये है कि हम सभी जो है साहित्य से जुड़े हुए हैं, लेकिन एक बार बहुत जोरदार तालियां उस व्यक्ति के लिए जो साहित्य से जुड़े हुए नहीं है लेकिन उनका साहित्य प्रेम आज आपको पूरा दिख रहा है। तो हमारे विट्ठल दास जी के लिए जोरदार तालियां कि उनका साहित्य प्रेम इतने बड़े आयोजन को, मतलब वो नहीं होते तो ये आयोजन कभी संभव नहीं था, और बिना किसी सहयोग के अपने बलबूते पर और इस उम्र में भी वो एकदम दृढ़ खड़े रह गए और उन्होंने जो ये अपना परिचय दिया कि हाँ वो सही मायने में साहित्य प्रेमी हैं। तो ऐसे हमारे वरिष्ठ नागरिकों को लेकर हम लोग धन्य हो गए हैं। उनके लिए और एक बार जोर से तालियां बच्चों। और हम सभी को उनसे प्रेरणा लेने की ज़रूरत है कि साहित्य प्रेम अगर है तो ऐसे ही हो सकता है कि निस्वार्थ भाव से, बिना किसी कुछ प्राप्ति के कि हाँ हमें कुछ मिले, इसमें उनका कोई स्वार्थ नहीं है। उनको सिर्फ इतना जो बड़ा, इतना भव्य आयोजन आप देख रहे हैं, केवल मात्र उनका साहित्य प्रेम है। और उसके बाद सपने बहुत लोग देखते हैं, तो एक सपना हमारे डॉक्टर बाबूलाल शर्मा सर ने भी देखा कि सारे प्रांतों को जोड़ने का सपना, जो किसी ने मुझे नहीं लगता कि किसी ने ये कोशिश की होगी। तो हमारे डॉक्टर बाबूलाल शर्मा सर के लिए जोरदार तालियों से एक बार उनका सम्मान किया जाए कि उन्होंने ये सोचा कि सारे प्रांतों को, जो अहिंदी भाषी प्रांत हैं, उनको हमें जोड़ना चाहिए। और ये आप जो इसकी रूपरेखा देख रहे हैं, ये कोई एक दिन में नहीं हुआ है। हम लोग इसमें प्राय 8-9 महीने से ये लगे हुए हैं और निरंतर सब कार्य में व्यस्त हैं। इसमें जितने भी लोग देख रहे हो, सब जो है दिन रात मेहनत करके ये रूप सामने आया। लेकिन उसके बावजूद भी मुझे एक चीज़ का बेहद दुख है कि इतना बड़ा आयोजन करने के बाद भी हमारे जो साहित्य प्रेमी हैं, उन्होंने जो परिचय दिया, मैं बोलते हुए भी खराब लग रहा है, लेकिन आप जब आए हैं सेमिनार में तो शिद्दत से उसको तो समय दीजिए। घूमने का काम तो हम बाद में भी कर सकते हैं। तो अगर आप सही में साहित्य प्रेमी हैं तो वो यहाँ पर उपस्थित हैं, तो उनका कोटि कोटि धन्यवाद। ठीक है। और मैं अब संचालन के लिए आगे जो है हमारे पौंडीचेरी से आए हुए शोधार्थी, जो कि बहुत ही मेहनती हैं और बहुत शिद्दत से कार्य कर रहे हैं, और इन्होंने बहुत सारी किताबें जो हैं वो लिखी हैं, तो इनको मैं स्वागत करती हूँ कि आप आए और मेरा जो कार्यभार है आप संभालें। धन्यवाद। इनका स्वागत किया जाए एक बार। तुम संचालन करोगी और नहीं, वो कर रहे हैं। बोल दिया उनको। हाँ, आओ जगदीश। खैर, ये संचालन को उन्होंने व्यस्तता के कारण से इधर स्थानांतरित कर दिया है। एक बात मैं कहना भूल गया था, वैचारिकी पत्रिका भारतीय विद्या मंदिर की द्वैमासिक शोध पत्रिका प्रकाशित होती है निरंतर, और अभी पूर्वोत्तर में के सत्र में कुछ इस तरह की बात उभर के आई, लेकिन पिछले लंबे समय से मैं उसका संपादन करते हुए इस नीति को बरत रहा हूँ कि हिंदी क्षेत्रों की बजाय पूर्वोत्तर, दक्षिण और जो दूसरे प्रांत हैं वहाँ से शोध लेख आएँ, वहाँ की जो स्थितियाँ हैं, साहित्य, संस्कृति, जो भी जिसको भी लेकर के, और मैं उनको बिना किसी बहुत विशेष काट छांट के विशेष महत्व देकर के प्रकाशित करते हैं हम लोग वैचारिकी में। आप ज़रूर भेजें, उसके लिए हम उनको प्रकाशित करेंगे, महत्व देंगे। आप हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और अब मैं संचालक। धन्यवाद सर। और मैम ने जैसा कि कहा, कई किताबें मैं लिख चुका हूं, तो ऐसा कुछ नहीं है। कई पत्रिकाओं में मेरे लेख ज़रूर हैं, तो किताबें अभी मैं नहीं लिखा हूं। मैं अपनी तरफ से और भारतीय संस्कृत संसद, भारतीय विद्या मंदिर
और सिंप्लेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं इस सत्र में। और मैं आदरणीय मंच को प्रणाम करता हूं और साथ ही आप सभी को भी सादर प्रणाम। तो इस सत्र में हम संगोष्ठी और सम्मेलन, जो त्रिदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी और सम्मेलन है, हिंदी तर प्रांतों एवं विदेशों में हिंदी भाषा साहित्य दशा एवं दिशा, उसके दूसरे शीर्षक पर अगर हम जाएं तो देखते हैं कि विदेशों में हिंदी भाषा साहित्य दशा और दिशा। तो अब हम विदेशों में हिंदी भाषा और साहित्य की दशा और दिशा की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास फिजी, दक्षिण कोरिया, मलेशिया, मॉरिशस, नेपाल, भूटान, अमेरिका, चीन, इंडोनेशिया, थाईलैंड और बांग्लादेश से विद्वान पधारे हुए हैं और हम इनके विचारों से लाभान्वित होंगे, ऐसी मेरी आशा है। और आप लोगों को भी कुछ जानने का अवसर मिलेगा विदेशों में हिंदी भाषा और साहित्य को लेके।